नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज़। पूर्व एमएलए बेनीवाल का शैलजा को जवाब, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी, फिर भी अपने गांव से 60% वोट दिलाए, कांग्रेस खामियों से चुनाव हारी। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर पूर्व एमएलए भरत सिंह बेनीवाल ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को 2 पेज का जवाब भेज दिया है। इस उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल की जमानत जब्त हो गई थी। इसी मामले में भरत बेनीवाल का ऑडियो भी वायरल हुआ था। इसमें उनके कांग्रेस उम्मीदवार के तीसरे स्थान पर रहने की बात करने का दावा किया गया था। पूर्व विधायक भरत बेनीवाल ने जवाब में कहा कि मेरी चुनाव प्रचार में कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी। मेरे गांव में उम्मीदवार को 60% वोट मिले। मुझे लगता है कि हर स्तर पर हमारे बीच कुछ खामियां रही हैं। हम सबको मिल बैठकर पार्टी हित में कार्य करना चाहिए। राम रहीम से दोबारा पूछताछ करेगी एसआईटी। बेअदबी केस में फिर सुनारिया जेल जाएगी पंजाब पुलिस। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को। राम रहीम से दोबारा पूछताछ होगी। पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी फिर से रोहतक की सुनारिया जेल जाएगी। शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि अभी राम रहीम से और पूछताछ होनी है। हाईकोर्ट ने इसे मानते हुए मामले की अगली सुनवाई यानी 17 दिसंबर को तय कर दी है। हाईकोर्ट में राम रहीम के सहयोग देने या न देने के बारे में एसआईटी ने कुछ नहीं कहा। हरियाणा में 134A के तहत दाखिला। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा उसमें भी कर सकता है सीट की डिमांड। इसी साल नियम लागू होगा। हरियाणा में नियम 134A के तहत दाखिले के लिए आवेदन करने के 2 दिन शेष रह गए हैं। दाखिले के लिए 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। कोरोना के कारण 134A के तहत दाखिलों के लिए लेट हुई दाखिला प्रक्रिया के बीच शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को राहत देने वाला फैसला लिया है। अब विद्यार्थी उसी स्कूल में भी 134A के तहत दाखिला लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जहाँ वह फीस देकर पढ़ाई कर रहा है। इस फैसले से विद्यार्थियों व अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि जहां विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है सत्र के बीच में उसे उसी स्कूल में दाखिला मिलता है तो पढ़ाई का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इससे पहले विद्यार्थी ऐसे स्कूल में आवेदन नहीं कर सकते थे जहां वे वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हों। हरियाणा में वो सुविधा जो देश में भी नहीं। सीएम मनोहर लाल का दावा, परिवार पहचान पत्र बनाने वाला विश्व का पहला प्रदेश बना राज्य। हरियाणा में लोगों को वह सुविधा मिलेगी जो देश में भी नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने वाला हरियाणा विश्व का पहला प्रदेश है। हरियाणा के अलावा भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व में ऐसी कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है जहाँ पर परिवार पहचान पत्र बनाए गए हों। परिवार पहचान पत्र से व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का समय समय पर आसानी से लाभ मिल सकेगा। 18 साल की आयु पूरी होने पर वोटर कार्ड अपने आप बन जाएगा। दिव्यांगों की पहचान में वेरिफिकेशन की जा सकेगी, जिसका 28% कार्य पूरा हो चुका है। सीएम ने कहा कि अब जाति प्रमाण पत्र के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1 दिसंबर से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि जाति प्रमाण पत्र अपने आप जनरेट हो जाएगा। हरियाणा एसएससी खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को एसडीएम या फिर तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। फर्जी मिलने पर चयन रद्द, केस भी दर्ज होगा। सब इंस्पेक्टर में भर्ती में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अंक लेने वाले चयनित अभ्यर्थी संदेह के दायरे में आ गए हैं। इसके चलते जाँच भी शुरू हो गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC को सोशल मीडिया और व्यक्तिगत तौर पर लिखित शिकायतें मिली थी। दरअसल प्रदेश में हाल ही में 465 पुरुष व महिला एसआई का चयन हुआ है। इनमें से 320 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा एसएससी को शपथ पत्र दिया था कि उनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके चलते उन्हें 5 अतिरिक्त अंक मिल गए। कमीशन ने सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक लेने वाले सभी चयनितों को 22 नवंबर को अधिकारी से सत्यापित शपथ पत्र मंगवाया है। जिन चयनितों ने झूठे शपथ पत्र दिए हैं उनका न केवल सिलेक्शन रद्द होगा बल्कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि 22 ऐसे चयनित विद्यार्थी हैं जिनके नाम CID को दिए गए हैं। बताया गया है कि इनमें से ज्यादातर के शपथ पत्र झूठे मिले हैं। उत्तर भारत में सर्दी का अटैक, पहाड़ों से उतरने लगी ठंड। हरियाणा में पारा 9.60 डिग्री पर आया। मैदानी इलाकों में रात में तापमान एक सप्ताह में 3 डिग्री तक कम होगा। कश्मीर घाटी सर्दी की चपेट में आ चुकी है। गुरुवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में रात का तापमान अब 10 डिग्री से भी नीचे आ गया है। अमूमन यह नवंबर के पहले पखवाड़े में इतना कम नहीं होता है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 17 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान राज्य में उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं हल्की से लेकर मध्यम गति चलने का अनुमान लगाया गया है। रात्रि तापमान में हल्की गिरावट तथा अल सुबह व देर रात्रि हल्की धुंध भी संभावित होगी। जम्मू कश्मीर में 3529 मीटर ऊंचाई पर स्थित जोजिला पास बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार जोजिला पास पर 15 से लेकर 25 मीटर तक मोटी बर्फ की परत जम सकती है। अब यह जोजिला पास सर्दी के बाद ही खुलेगा।
डेंगू और वायरल बुखार का कहर, प्रदेश भर में धीमी हुई फॉगिंग और लार्वा जांच करने की प्रक्रिया। हिसार, गुरुग्राम, करनाल और रोहतक में अन्य जिलों के मरीज भर्ती, बेड फुल। डेंगू और वायरल बुखार का कहर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में इनकी ओपीडी 400 से लेकर 500 तक प्रतिदिन पहुंच गई है। इतना ही नहीं, रोहतक पीजीआई, हिसार के अग्रोहा मेडिकल, गोहाना के खानपुर मेडिकल और गुरुग्राम आदि में तो मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बेड कम पड़ने लगे हैं। कुछ जगहों पर तो एक ही बेड पर 2-2 मरीजों को लेटाना पड़ रहा है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ पर आसपास के जिलों में भी इतनी बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में दवाई तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन बेड की कमी से परेशानी जरूर बढ़ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत डेंगू के साथ चल रहे वायरल बुखार ने बढ़ा दी है। काफी समय तो यह समझने में ही निकल जाता है कि मरीज को वायरल बुखार है या फिर डेंगू हुआ है। इसका बड़ा कारण किट और कार टेस्ट के कारण भी है। डेंगू के साथ ही वायरल बुखार में भी मरीजों की प्लेटलेट्स काफी कम हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में प्लेटलेट्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी, लश्कर-ए-तैयबा के नाम से आया पत्र, 26 नवंबर और 6 दिसंबर को बम धमाके करने का दावा। हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली है। लश्कर-ए-तैयबा के नाम से एक पत्र आया है, जिसमें 26 नवंबर और 6 दिसंबर को बम धमाके करने का दावा किया गया है। अंबाला कैंट के अलावा यमुनानगर, शिमला, चंडीगढ़, सहारनपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की बात लिखी गई है। धमकी भरा पत्र अंबाला मंडल के डीआरएम को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि 26 नवंबर को अंबाला मंडल के तहत पड़ने वाले अंबाला कैंट, यमुनानगर, शिमला, चंडीगढ़, सहारनपुर और दूसरे कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाया जाएगा। इसके अलावा रेवाड़ी, हिसार और सिरसा में भी रेलवे पुल के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 6 दिसंबर को अंबाला के प्रमुख मंदिरों, गुरुद्वारों तथा हिमाचल के कई मंदिरों, फौजी मंदिरों व गुरुद्वारों, हवाई अड्डों को भी निशाना बनाने का जिक्र इस पत्र में किया गया है। पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिसके तहत अंबाला रेलवे स्टेशन की पार्किंग में एक कार से आरडीएक्स भी बरामद हुआ था। हरियाणा के चरखी दादरी विमान हादसे के 25 साल पूरे। भाषाई दिक्कत बनी थी 349 लोगों की मौत का कारण। टकराकर 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरे थे जहाज। आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व यानी 12 नवंबर के दिन ही 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी जिले के पास आसमान में 2 विमान टकराए थे। इससे बिजली कौंधी और पल भर में 349 लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। हादसा विश्व के 10 बड़े हवाई हादसों में दर्ज किया गया था। 12 नवंबर 1996 की शाम को करीब 6:30 बजे सऊदी अरब एयरलाइंस के पायलट खालिद अल सुबैली ने यात्री विमान बोइंग 763 में 23 क्रू मेंबर व 289 यात्रियों के साथ दिल्ली से उड़ान भरी थी। इस विमान में ज्यादातर भारतीय थे जो अरब देशों में काम पर जा रहे थे। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइंस का मालवाहक विमान 1907 के पायलट गेनादी चेरेपानोव को 12 क्रू मेंबर व 25 अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना था। इस विमान में अरब देशों के सूत व ऊन के व्यापारी भारत आ रहे थे। साढ़े 6:30 पर सऊदी अरब का विमान 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि कजाकिस्तान का विमान 15,000 फीट ऊंचाई पर नीचे उतर रहा था। इसी दौरान अचानक दोनों विमान तेज गति से एक दूसरे के सामने आकर टकरा गए। हादसे में मौत का शिकार हुए लोगों की याद में न तो कोई स्मारक बना है और न ही दादरी शहर में अस्पताल। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने मौके का निरीक्षण किया था व वहां पर स्मारक बनाने की घोषणा की थी। यात्री विमान गांव टीकान कला के खेतों में तथा मालवाहक विमान गांव बिहरोड की बनी में जा गिरा था। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 10 किलोमीटर तक मलबा गिरा। 8वीं कक्षा के बाद सभी बच्चों को मुफ्त में मिलेगा टैबलेट। हरियाणा सरकार सभी स्कूली बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना चाहती है। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है फ्री टैबलेट योजना। इस योजना का लाभ वह सभी छात्र उठा सकते हैं जो वर्तमान में हरियाणा के सरकारी स्कूलों से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यह टैबलेट कंप्यूटर वितरित करने का निर्णय कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन कक्षाओं की बढ़ी मांग और जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस योजना के तहत वितरित की जाने वाली टैबलेट में प्रीलोडेड सामग्री के साथ साथ विभिन्न परीक्षणों, वीडियो और अन्य सामग्रियों के रूप में डिजिटल किताबें होंगी। टैबलेट डिवाइस को लाइब्रेरी स्कीम की तर्ज पर वितरित किया जाएगा, जिसके तहत ये टैबलेट सरकार की संपत्ति होंगे और छात्रों को जारी किया जाएगा जो उन्हें कक्षा 12 पास करने के बाद वापस करने होंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 8वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। केवल सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अब सीएससी सेंटर पर भी जमा कर सकेंगे बिजली बिल, नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त चार्ज। बिजली निगम के उपभोक्ता अब अपना बिजली का बिल कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी जमा करवा सकेंगे। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब बिजली दफ्तर में बिल भरने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उपभोक्ता अपनी नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर अपना बिजली का बिल जमा करवा सकेंगे। इसलिए उपभोक्ताओं को बिजली बिल भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे अधिक फायदा गाँव के उपभोक्ताओं को होगा, जिन्हें बिल भरने के लिए निगम के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब लगभग सभी गाँव में सीएससी केंद्र है, जहाँ उपभोक्ता अपनी सहूलियत के अनुसार पहुंचकर बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। इस योजना के तहत सीएससी संचालक उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलेंगे। सीएससी संचालक उपभोक्ताओं से केवल बिल में अंकित राशि ही ले सकता है, क्योंकि बिजली निगम द्वारा ही बिल कनेक्शन के लिए सीएससी सेंटर संचालक को भुगतान किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। उपभोक्ताओं की पुष्टि के लिए बिल भरने के बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिल जमा होने का मैसेज भी आया करेगा, जिससे उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड नहीं हो सकेगा। 14 नवंबर से फिर से बजेंगी शहनाई, शुरू होंगे मांगलिक कार्य। इस साल 13 दिन शुभ मुहूर्त। वैवाहिक आयोजनों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। देवोत्थान एकादशी पर 14 नवंबर से शादी विवाह और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस साल नवंबर व दिसंबर में करीब 13 दिन शुभ मुहूर्त है। बेटा बेटी वाले वैवाहिक समारोह को शादी अंदाज में आयोजित करने की अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य व वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए शुभ मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है। पिछली बार कोरोना काल में लगी बंदिशों के चलते सीमित संख्या में ही वे नियमों के साथ पालन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए थे। इस बार स्थितियां सामान्य होने से वैवाहिक आयोजन धूमधाम से किए जाएंगे। दरअसल 14 नवंबर से शुरू होने जा रहे शादी समारोह को लेकर शादी वाले परिवारों में काफी उत्साह बना हुआ है। फूलों का डेकोरेशन बाजार भी चमक रहा है। बैंड बाजों की दुकानों पर भी रिहर्सल हो रही है। नवंबर में 19, 20, 21, 28, 29 व 30 तारीख तथा दिसंबर में एक साथ 11 व 13 तारीख को शुभ मुहूर्त है। इससे जुड़े लोगों को सब कुछ सामान्य होने पर अच्छे कारोबार का विश्वास है। कृषि कानूनों के विरोध में लगभग एक साल से धरनों पर बैठे किसान नेता कानून वापसी को ही घर वापसी का रास्ता बता रहे हैं। किसान नेताओं के इन्हीं बयानों पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दे डाला है। अनिल विज ने किसानों को बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि प्रजातंत्र में हर मुद्दा बातचीत से हल होता है, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि अब किसानों को अपने नेतृत्व से यह पूछना चाहिए कि एक साल से जिस मुद्दे को लेकर नेताओं ने किसानों को घरों से लाकर धरनों पर और सड़कों पर बिठाया हुआ है, जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, उसमें कितनी प्रगति हुई है। अनिल विज ने कहा कि वैसे यह किसानों का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर इनका नेतृत्व बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इन्हें अपना नेतृत्व बदलने के बारे में और अपने वार्ताकार बदलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो हल निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा। जूनागढ़ पर नापाक निगाहें, पाकिस्तान न्यूज चैनलों को मिला आदेश। कश्मीर और जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाना होगा। पाकिस्तान भारत की जमीन हकीकत में नहीं हड़प पा रहा तो नक्शे में ही हड़पने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने न्यूज चैनलों को रात 9 बजे के समाचार बुलेटिन से पहले देश का आधिकारिक नक्शा दिखाने का आदेश दिया है। इस नक्शे में गुजरात के जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी चैनलों को कम से कम 2 सेकंड के लिए नक्शा दिखाना जरूरी होगा। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के चैनलों पर लागू होगा। नए नक्शे में दावा किया गया है कि भारत के जम्मू और कश्मीर और गुजरात के जूनागढ़ का पूरा इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है। इसमें लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को अवैध भारतीय कब्जे के रूप में दर्शाया गया है। इस नए नक्शे को सभी सरकारी संस्थाओं के लिए आधिकारिक नक्शे के रूप में माने जाने का आदेश है। डेंगू का बढ़ता दायरा, दुनिया की आधी आबादी खतरे में। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेंगू से 200 से ज्यादा मौतें। कोरोना से बेहाल दुनिया को डेंगू भी परेशान कर रहा है। मच्छरों के काटने से होने वाली यह बीमारी भारत में इस साल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुकी है। इस साल अब तक 1,20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यह संख्या 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 23,000 से ज्यादा केस मिले हैं। वहीं दिल्ली में 2,700 से ज्यादा मरीज मिले हैं। दुनिया की बात करें तो पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी डेंगू का कहर टूट रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 19,000 से ज्यादा तो वहीं सिंध प्रांत में 4,200 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं। दोनों राज्यों में करीब 80 लोगों की जान डेंगू से चली गई है। वहीं बांग्लादेश में भी 25,000 से ज्यादा लोग डेंगू के मरीज मिले हैं। वहां इस साल 90 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यानी WHO ने कहा है कि दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 400 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ डेंगू होने का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है।